लेवल से रिकवरी की कोशिश है, लेकिन कहीं न कहीं कश्मीर मुद्दे को लेकर थोड़ी-सी तनातनी है। और आगे सामने वीकेंड खड़ा है, आज शुक्रवार का दिन है, नई सीरीज़ शुरू तो हो गई है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन इस वक़्त 160 अंकों की गिरावट है। नीचे से देखेंगे तो आपको गुड फ़ील होगा। रजत शर्मा जी को हमने शो में जोड़ लिया है। रजत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। रजत जी, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं आप, मतलब आपका मैं ट्वीट अभी देख रहा था, आपने लिखा कि मार्केट इज एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग ऑन द वीकेंड। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है सर? वो ट्वीट मैं उस लिहाज से लिख रहा था अभिषेक, बिकॉज मैं अभी जितने लोगों से बात कर रहा हूँ सुबह से, क्लाइंट से और बाहर जब मैं गया तो सबका एक ही एक्सपेक्टेशन है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लंबा वीकेंड है, थोड़ा बेच के चले। किसी के पास कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, बट जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आर्मी के ड्रिल्स चल रहे हैं, लोग ट्विटर पे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ना कुछ स्कर्मिशेस हों, या हो सकता है कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। तो उस वजह से आई बिलीव आज सडनली इतने दिन के बाद जो तेज गिरावट आई है, इसीलिए आई है कि काफी लोग बेच के चल रहे हैं। दैट्स ऑल आई सेड। उसका रीजन यही है, जनरल सेंटिमेंट ऐसा ही है मार्केट का कि काफी लोग बेच के चलना चाह रहे हैं। देखिए, बात तो सही है रजत जी। ये देश बड़ा कमाल का है, इसमें करीब करीब 60-70% लोग क्रिकेट के एक्सपर्ट होंगे और 50% लोग पॉलिटिक्स अच्छे समझते हैं, तो ओपिनियन देते हैं। लोकतंत्र है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप जरा ये बताइए कि इसके अलावा बाजार में आपको क्या कोई प्रॉब्लम दिख रही है, या फिर आपको लगता है कि चीजें ठीक हो गई हैं? डैमेज कंट्रोल काफी ज्यादा हुआ है, अर्निंग्स की शुरुआत हुई है, बहुत एनकरेजिंग तो नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है, अर्निंग्स भी अभी तक के जो नतीजे रहे ठीक ठाक रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक अगर मैं उन कंपनियों की बात करूं जिन कंपनीज की अर्निंग्स मैं काफी क्लोजली देख रहा था, जैसे एचडीएफसी बैंक जो हमारे पोर्टफोलियो में है, मेरा फेवरेट स्टॉक है, मैंने अभी रेकमेंड किया इसको, हमने पिछले साल के एंड पे और इस साल के बिगिनिंग पे ही मेजरली ऐड किया है। तो उसके अर्निंग्स काफी अच्छे आए, और उसके अर्निंग्स अच्छे आने का रीजन ये है कि उनका डिपॉजिट ग्रो किया है। चाहे नेट प्रॉफिट इतना इंप्रूव ना हुआ हो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट डिपॉजिट्स ग्रोथ उनका सबसे बड़ा चैलेंज वही था। और यही मैं कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के डिपॉजिट्स काफी ज्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि बहुत सा पैसा जो पहले ट्रेडिशनली डेट फंड्स वगैरह में लग रहा था वो वापस बैंकिंग चैनल में आएगा। तो बैंकिंग सेक्टर में मैंने देखे उनके नतीजे अच्छे हैं। एक जो सेक्टर मैंने रेकमेंड भी किया है, मैं बताऊं, जैसे एफएमसीजी, उसमें मेरे को लगता है रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं थोड़ी खराबी है। चाहे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स देख लें या नेस्ले के देख लें, और उसका हमने काफी एनालाइज भी किया अंदर हमारी इन हाउस टीम ने। हमने देखा कि सबसे मेजर रीजन उसका यही है कि वो अर्बन कंजम्पशन थोड़ी स्लो डाउन हुई है, और वो क्विक कॉमर्स जो है उसको बहुत अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पा रहे। और उसका काफी ऑब्वियस सी बात है कि पहले जब ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचती थी तो ये रैक स्पेस लेती थी। किसी भी सुपरमार्केट में या किसी भी दुकान पे, ग्रोसरी स्टोर में आप जाओ तो कीमत लगती थी उस हिसाब से कि आप मेरा प्रोडक्ट कहाँ स्टोर करेंगे, फर्स्ट रैक में, सेकंड में, थर्ड में, या सबसे नीचे। और उस हिसाब से ग्रोसरी स्टोर वाला रखता था, जब बिक जाएंगे तो आप पैसे ले जाना। अब अर्बन स्पेस में क्विक कॉमर्स इतनी तेज ग्रो कर रहा है कि अगर आप देखें नेस्ले की सेल्स भी, कॉफी ब्रांड 50 किस्म के कॉफी ब्रांड है, और ब्लिंकिट पे जब आप सर्च करें कॉफी तो एक ही पेज पे सब कुछ खुल जाता है। सेम विद हिंदुस्तान यूनिलीवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन सारे ही सेगमेंट्स में क्विक कॉमर्स से कंपटीशन बहुत जबरदस्त ग्रो किया है। अब आपको सिर्फ एक दुकान नहीं है जिसमें आप वही 10 आइटम रख सकते हैं, आप 1000 आइटम रख सकते हैं, खासकर अर्बन स्पेस में। तो वहां पे मेरे को लगता है ये थोड़ा स्लो डाउन परसिस्ट कर रहा है, और इन कंपनियों को काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा क्विक कॉमर्स में टू कम बैक। बट हाँ, जैसा आपने कहा कि अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, यहाँ तक कि आईटी के भी जो नंबर्स आए हैं, और जैसा ट्रेंड उनका, गाइडेंस उनका है, इतना खराब नहीं लगा मेरे को जितना अभी मैं लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी का देख रहा था। उन्होंने पहली बार अपना रिकॉर्ड रेवेन्यू पोस्ट किया, हालांकि नेट प्रॉफिट उनका थोड़ा गिरा है, बट काफी उन्होंने पेटेंट फाइलिंग्स की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो आई थिंक आईटी के नंबर्स भी काफी इंकरेजिंग है। मेरा सेंस ये है सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में हमारे अर्निंग्स काफी इंप्रूव करने चाहिए। दो तीन फैक्टर्स हैं उसके। एक तो टैरिफ्स में इंडिया ने सबसे पहले डील मेकिंग की है अमेरिका के साथ, और सबसे पहले क्लैरिटी यहीं आई है। सेकंड, काफी सारा बिजनेस जैसा हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, चाइना से उठ के इंडिया में आ रहे हैं, और चाइना पे टैरिफ अभी भी राइट। आए। और एब्सोल्युटली। तीसरी, अगर मैं एक और ऐड कर दूं तो जो इस साल इनकम टैक्स स्लैब्स बढ़ गए हैं, उससे कंजम्पशन काफी ड्राइव होगी, क्योंकि ये पहला साल होगा जब इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा लोग उठाएंगे।
बिल्कुल सही कहा आपने। और है कुछ तमाम कंसर्न्स है, और जब पर्टिकुलरली इन तमाम सेक्टर्स की हम बात करते हैं जैसे कि एफएमसीजी वगैरह, उनके लिए रूरल और अर्बन डिमांड के फ्रंट पर क्या कुछ निकल कर आ रहा है उस पर भी खास तौर से फोकस रखना पड़ता है, और इसी के चलते वहाँ पर न्यूज़ फ्लोज और साथ ही सेंटिमेंट्स डेवलप होते नजर आते हैं। इस बीच लगातार नतीजे एक के बाद एक आ रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स थोड़ी देर पहले आए, नतीजे ठीक ठाक हैं, अच्छे रहे। इनफैक्ट मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा हुआ है, 2042 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 2976 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। कंपनी के रेवेन्यूज की अगर बात करें, रेवेन्यूज का आंकड़ा भी बड़ा है, 7550 करोड़ से कंपनी की आय जो है 9041 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। तो ये तो हुए हिंदुस्तान जिंक के नतीजों की बात। और अभी अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स भी आप अपने स्क्रीन पर फ्लैश होते देख रहे हैं। ठीक ठाक नंबर्स वहां पर भी कहे जाएंगे। इनफैक्ट मजबूती की साइड ही नतीजे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 21% की बढ़ोतरी, 3117 करोड़ सालाना आधार पर कंपनी की एनआई का फिगर जो है विद 21% इंक्रीज आता हुआ दिखा है। और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर करीब 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सो दोनों ही नतीजे अच्छे हैं, लेकिन बाजार का सेंटिमेंट जो है, मूड माहौल जो है खराब है। इसके चलते स्टॉक में रिएक्शन इस वक्त तो नहीं नजर आ रहा है। इस पर आगे विस्तार से टेक्निकल अपडेट भी लेंगे हिंदुस्तान जिंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोनों पर। लेकिन हमारे साथ आशीषा जुड़ गई हैं बिग एक्शन स्टॉक्स लेकर, ताकि उनसे जानते हैं कि इस वक्त बिग एक्शन स्टॉक्स की कैटेगरी में कौन से शेयर्स शामिल हैं। आशीषा बताइए। बिल्कुल, तो आज बिग एक्शन स्टॉक्स में सबसे पहले एक नतीजों वाला काउंटर की ही शुरुआत करेंगे, और वो है मारुति सुजुकी। कुछ समय पहले नतीजे आए और नतीजे अनुमान से काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। स्पेशली मार्जिन्स की बात करें तो 10.5% पर मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 12% जो ईटी नाउ पोल था। तो अनुमान से डेफिनेटली कमज़ोर नतीजे, जिसके चलते स्टॉक रिएक्शन भी दिखा है। तो मारुति सुजुकी के नतीजे कमज़ोर, और उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, याद रखें सुबह भी हमने इस स्टॉक पर चर्चा की थी जब ब्लॉक डील हुई थी, लेकिन उसके बाद सब्सक्रिप्शन डेटा निकल कर आया जो काफ़ी कमज़ोर है, जिसके चलते 4.5% की गिरावट के साथ अब ये स्टॉक कारोबार करता हुआ। कंपनी के लॉसेस, कंपनी ने सब्सक्राइबर्स फिर एक बार फरवरी के महीने में खोए हैं। करीब 20,720 सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं कंपनी के फरवरी के महीने में। तो काफ़ी कमज़ोर डेटा, ऑपरेशनल डेटा कंपनी से, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। आईटी सेक्टर पर भी नज़र डालते हैं। ये अकेला सेक्टोरल इंडेक्स है जो आज के सत्र में हरे निशान में कारोबार कर रहा है। हाँ, साइंट के नतीजों के बाद 6% की गिरावट लिखी, लेकिन उसके बावजूद कई सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी भी इस सेक्टर में दिखी है। एम्फोसिस की बात करें तो 5% ऊपर आज सुबह ही एम्फोसिस के नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे। कोफोर्ज में 3% की तेज़ी दिखी है। वही परसिस्टेंट सिस्टम्स भी 3% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। तो आईटी सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन दिखा है। सीमेंट स्टॉक्स की बात करते हैं। हाल फिलहाल में प्राइसिंग को लेकर काफ़ी प्रेशर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कई सारे स्टॉक्स 52 वीक हाई लेवल्स पर कारोबार करते हुए। अल्ट्राटेक सीमेंट की हमने चर्चा कल के सत्र में भी की थी, जहां पर अच्छी खासी तेज़ी वहां पर दिखाई दे रही थी। सोमवार को अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आते हुए दिखेंगे। वो स्टॉक 52 वीक हाई पे कारोबार करता हुआ। डालमिया भारत और जेके सीमेंट भी 52 वीक हाई लेवल्स पर है। इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स की बात करते हैं। यहाँ पर आज के सत्र में कमजोरी दिखी है। इनफैक्ट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो 6% की गिरावट के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में ये स्टॉक शामिल है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के अलावा मास्काव डॉक की बात करें, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी स्टॉक्स में 2 से 2.5% की गिरावट दिखी है। तो आईटी सेक्टर में अच्छा एक्शन, लेकिन इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स में आज कमजोरी दिखी है। ओके, डिफेंस स्टॉक्स में कमजोरी, लेकिन आईटी सेक्टर में एक्शन। और इस वक्त अगर आप देखेंगे एकमात्र स्पेस आईटी सेक्टर है जो कि इस वक्त बाजार में मजबूती के साइंस दिखा रहा है। एम्फासिस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, टीसीएस यानी कि लार्जर आईटी प्लेयर्स और छोटी मझोली आईटी कंपनियां भी अच्छे खासे एक्शन के बीच ही कामकाज करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। आशीषा, थैंक्स ये सारे के सारे डेटा हमें बताने के लिए। परसिस्टेंट, कोफोर्ज और एम्फासिस, जैसे कि मैं बता रही हूँ, 2 से लेकर 3% तक के गेंस यहाँ पर आईटी क्षेत्र में ही मजबूती नजर आ रही है। रजत, आपसे ही एक फंडामेंटल टेक आईटी सेक्टर पर क्विकली जानना चाहेंगे। कनेक्टिंग है, ग्लोबल मार्केट में जो कुछ होता है उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी कंपनीज पर भी पड़ता है, लेकिन इन दिनों नतीजों के ठीक साथ साथ आईटी सेक्टर में स्लो एंड इवेंचुअल मोमेंटम भी बिल्टअप हो रहा है। आपकी राय क्या होगी इस स्पेस पर? एक बार पहले भी बोला दैट मेरा फेवरेट सेक्टर है इस टाइम कंजम्पशन के साथ। कंजम्पशन, बैंकिंग और आईटी, इसी में हमने खरीदारी की है। और इसके 2 वजह हैं क्रॉस बोर्ड आईटी सेक्टर में। एक तो इसकी वैल्यूएशंस बहुत सस्ती थी। आईटी सेक्टर पीछे भी जब करेक्शन आई मार्केट में
तो काफी ज्यादा करेक्ट हो गया था। तो स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्ज, एम्फोसिस, ये सारे स्टॉक काफी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे थे, वो सबसे बड़ा कारण था। दूसरा, जैसा आपने देखा फरवरी मार्च से यूएस डॉलर थोड़ा ऑल टाइम हाई पे रहा था अगेंस्ट द रुपी, अब थोड़ा डिप्रिशिएट कर रहा है, तो अब आगे आने वाले नंबर्स में उसका भी इंपैक्ट इस कंपनी को मिलेगा। और तीसरी चीज ये, आई थिंक जैसे अमेरिकन बाजार रिकवर कर रहा है गिरने के बाद, इतना टैरिफ्स की न्यूज के बाद, आईटी सेक्टर का गिरने का सबसे बड़ा रीजन यही था, स्लो डाउन इन अमेरिका, जहां इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है। आई थिंक ये बात मार्केट को समझ में आ गई है कि कोई इतना ज्यादा स्लो डाउन अमेरिका में होने वाला नहीं है, धीरे धीरे टैरिफ्स पे क्लैरिटी आई जाएगी और 2 से 3 महीने में। इनफैक्ट अगर मैं ऐड करूं, हमने 2 आईटी के स्टॉक्स में भी काफी बाइंग की है। एक स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है इसमें, टाटा टेक्नोलॉजीज, मैंने इसकी बात भी की थी, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, परफेक्ट एग्जाम्पल उस चीज का कि कई बार बहुत अच्छा स्टॉक बहुत महंगा होता है। तो जब भी आया था आईपीओ, में ये डिस्क्लोजर दे दूं तो मैंने कहा था 1200, 1000, 1100, 1200 रुपए पे बहुत महंगा स्टॉक है। दिस इज टाटा टेक्नोलॉजीज, जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट में 68-70 के वैल्यूएशन पे था। तो तब मैंने इसको अवॉइड किया था और मैंने कहा था मैं इसको निचले स्तरों पे खरीदूंगा। तो अभी जहां पे 700 रुपए के नीचे है टाटा टेक्नोलॉजीज, वेरी वेरी गुड स्टॉक, आपको ये 690-700 रुपए पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। 42-43 का वैल्यूएशन है और बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। होम ऑटोमेशन ले लीजिए, डिजिटाइजेशन, गाड़ियों के अंदर अब सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है, आने वाले टाइम में सब ईवी होने वाला है, यही ये सब करते हैं। सो आईटी में भी 2-3 स्पेसिफिक प्लेस हैं जिसमें हम काफी बाइंग कर रहे हैं। तो आईटी ऑब्वियसली मेरा ये मानना है इस पूरे साल आईटी काफी, इस साल और अगले साल काफी तेज रहेगा, बिकॉज एक तो इनकी अर्निंग्स इंप्रूव होंगी और बहुत ही सस्ता हो गया था। थैंक्स फॉर दैट टेक रजत जी। तो आईटी सेक्टर पर फोकस है और इस सेक्टर पर खास तौर से नजर भी रखनी होगी। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, आईटी और एफएमसीजी, इन तीनों सेक्टर से नतीजों का सिलसिला जो है कह सकते एक तरह से शुरू होता हुआ तो दिख चुका है। मिडवे ऑलमोस्ट आते हुए अब नतीजों के दौर में हम ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा को जारी रखेंगे, आप बने रहें।